और सीधा आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर। बात की जाए भूपेश बघेल पर, पूर्व सीएम पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर आपसे कुछ ही देर में आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल मीडिया से यहां पर बातचीत करेंगे, प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, आज महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 19 जिनमें पूर्व मंत्री, कई अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसको लेकर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल प्रेस वार्ता करने जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बात की जाए तो एसीबी और ईओडब्ल्यू ने महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय राजेश तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री आदरणीय मनकीत सिंह गेलू जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय विनोद वर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई विजय दुबे जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री आदरणीय अजय साहू जी, डॉक्टर बन्ना ठाकुर जी, तिवारी जी, सुरेश वर्मा जी, धनंजय भाई, सनी अग्रवाल जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित तमाम प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। दोनों चालू, इसी बोलूं किसी को? धन्यवाद सुशील भाई। सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का आज के पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे, ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव ऐप का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें मेरा भी नाम। बहुत ही बात है, यदि थाने में या फिर एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च के एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर तो रायपुर में दर्ज हुआ। तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे? जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीकर में और दूसरे कोल में सब एफआईआर दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया। इसे क्यों नहीं डाला गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महादेव ऐप है, इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित है, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली है।
2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज किया। पहला FIR दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 FIR दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिषेध अधिनियम है वो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी की। पूरे देश में महादेव एक जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत में व्यापक पैमाने पर किया गया और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज किए गए, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक ये तो यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम के व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसको पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपए के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास के फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मजेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें वो साफ इंकार करते हैं कि शुभम सोनी जो काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इंकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स। शुभम सोनी का जो बयान है उसको उन्होंने इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट उन्होंने हाई कोर्ट में ये लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात यह है, जब आपने FIR दर्ज किया, FIR की कॉपी हमारे पास है, उस FIR की कॉपी में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है
और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471 ये इसमें दर्ज। दूसरी बात यह है कि इसमें जितने महादेव के प्रमोटर और दूसरे लोगों का नाम इसमें उल्लेखित है, लेकिन आप ये जो बॉक्स में आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। इस पूरे जो एफआईआर कॉपी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उप्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं है। ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन में नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे निवेदन पर बंद किया गया, लेकिन बहुत सारे और जो बैटिंग ऐप मतलब इस ऐप में वो दूसरे और उसमें चला लगातार इसको चलाया जा रहा है। आज भी महादेव सट्टा बंद नहीं है। 4 महीना यहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन के महादेव सट्टा चल रहा है साए साए? मोदी जी की सुशासन, मोदी की गारंटी, विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साए साए। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी-आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया। वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग नहीं चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मजेदार बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को, उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया गया। सबसे ज्यादा किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया? मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं
उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा की चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार से चीजें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कहूंगा और जवाब दूंगा, लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूं, न इन गिदड़ भक्तियों से न मैं डरने वाला हूं, न पीछे हटने वाला हूं। एक हाँ विश्वकर्मा तो आप सुन रहे थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को, जिन्होंने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं, सरकार पर, केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। मेरा नाम डाले गए हैं और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों संरक्षण। तो जब यदि वहां वो नाम नहीं है तो यहां नाम है, तो जब उन अधिकारियों भी नाम डालना था उसमें, क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों का नाम क्यों नहीं है जब इस सूची में? बताइए बोला, इसमें जब मेरा नाम है तो अधिकारियों भी नाम डाल सकते। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारीगण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण सबको लिख दिया डाले। इसमें अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों से मेरे संबंध है। मोहन भाई इसमें किसी का नाम नहीं है, इस बॉक्स में है ना, इसमें मेरा नाम है, तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था। तो इसका मतलब ही ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे। निशा जी, देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये 2021 से 20-21 से आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार लगी रही, डीआरआई लगी रही और उसमें पूरे प्रदेश में वो किस मोहल्ले में नहीं गए हैं, कौन सा वर्ग छूटा हो, जिसको डराया नहीं गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, दबाव नहीं डाला गया हो मेरा नाम लेने के लिए, वो नहीं कर पाए, कोई प्रमाण तो कर नहीं पाए। अब ईडी, ये हम लोग तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार 22 से जांच कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने किया। उसके बाद ईडी इसमें घुस गई, ईडी ने जांच कर लिया, खंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू दिया है, तो सवाल इस बात का है कि मैं कमजोर होता तो सारी एजेंसियां नहीं पड़ी होती और पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ये सारे सेंट्रल एजेंसी जांच की है तो छत्तीसगढ़ में, छोटा राज्य, जहां सबसे जांच हो रही है,
मैं नहीं कहता मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आता। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो मैं आज जवाब दूंगा, अन्य सवालों के जवाब मैं दूसरे दिन दूंगा। अब इस तो आप सुन रहे थे, ये थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जिन्होंने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए और कहा है कि तमाम जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जो एफआईआर दर्ज की गई है, वो राजनांदगांव सीट से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते यह एफआईआर दर्ज हुई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, महादेव सट्टा मामले में आज जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत 19 लोगों पर ब्यूरोक्रेट्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक विद्वेष के चलते मुझे हराने के लिए षड्यंत्र रचा गया है केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। क्या कुछ कहेंगे भूपेश बघेल के बयानों को लेकर? क्या मनोज आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखा आपने, भूपेश बघेल ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को लेकर जो है प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जुआ एक्ट जो था वो पहले लचीला था, कमजोर था। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस पर कानून बनाया, उसको स्ट्रांग किया, बिल पास कराया, सदन में कानून को लागू किया और एफआईआर हमारे ऊपर ही दर्ज करवा दी। यानी कि जिस वजह के लिए, जिस चीज के लिए हमने कानून को कड़ा बनाया है, कड़े प्रावधान किए हैं, सदन में बिल बनाया, बिल पास कराया, कानून में कामली जामा पहनाया, और वही कानून जो है मेरे ऊपर, उसी कानून को बनाने के चक्कर में उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। बता दें 508 करोड़ रुपए के प्रोटेक्शन मनी के तौर पर, लेने के तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर 4 मार्च को एफआईआर दर्ज की गई थी।